कही कि वार्ड सदस्य का भी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और लड़ लिया इन्होंने लोकसभा। बहुत ऐसे लोग मिले होंगे जो बोलते होंगे भाई, कुछ पीठ पीछे बोलने वाले होते हैं कि देखो लोकसभा लड़ रहा है, मतलब कुछ है नहीं है, लड़ रहा है, डिमोटिवेट करते हैं। फिर भी ये अच्छा पोजीशन लाए हैं और मेरे ख्याल से ये 2 से हारे हैं, बाकी को हराए हैं। ये इनसे जो नीचे थे उन सभी से ये जीते हैं, 2 से हारे हैं। और हारे कैसे हैं? पहली बार में अगर इतना वोट मिलता है किसी को तो मेरे ख्याल से वो हारा हुआ कभी अपने आप को महसूस ही नहीं करेगा। इस पर यह बताइए कि लोकसभा जब आपने चुनाव लड़ा था उस दरमियान कुछ ऐसी फीलिंग्स बताइए, जैसे कुछ पीठ पीछे लोगों का उल्टा सीधा बोलना, और चुनाव हार जाने के बाद आपने क्या कुछ सोचा कि मैं हार गया या वास्तव में जीत गया, इन सब बातों का जरा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा, मेरे साथ हैं विपिन कुमार सिंघवैत। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये युवा हैं सबसे पहली बात, और हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आज कितने ऐसे युवा हैं जो या तो पॉलिटिक्स में आ गए हैं या आने वाले हैं, उन सभी को कुछ अभिप्रेरणा मिलेगी। सबसे पहली बात ये है, मेरा इनके पास आने का जो ख़ास मकसद है वो यही है कि 2021 में बहुत ऐसे लोग हैं, जिसमें खासकर मैं युवाओं को कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पॉलिटिकली सजेस्ट करने वाला एक आदमी चाहिए मुझे, जो युवा हो, जो युवाओं को उनके बारे में कुछ बातें बताएं, अपने बारे में भी बताएं, अपनी विफलताओं को भी बताएं, सफलताओं को भी बताएं। तो सबसे पहले विपिन जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मधुबनी टीवी के जो व्यूवर्स हैं उनको, और आप ये जो पैंता पंचायत हैं या जो गांव है, यहाँ के जो लोग हैं, या फिर आपके विपिन सिंघवैत के जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, और मेरे मधुबनी टीवी के व्यूवर्स हैं, उन सभी को परिचय देते हुए थोड़ा अपना बैकग्राउंड जीवनी थोड़ा बताइए, क्योंकि इंसान अपना परिचय खुद थोड़ा बेहतर तरीके से बता सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी, आप मधुबनी टीवी पे हमें बुलाएं। मैं विपिन कुमार सिंघवैत, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, मधुबनी टीवी पे समस्त अपने चाहने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आने वाले नव वर्ष का भी शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला नव वर्ष ये 2020 जो था, ये बहुत मायनों में वैश्विक स्तर पर जो है सो कहीं न कहीं कष्टकारी साबित हुआ है, जिसमें कि एक वैश्विक महामारी कोरोना लेकर जो आया था, जो दुनिया को रुलाया है। तो हमारी ये कामना होगी कि 2021 जो आए वो सबों के जीवन में खुशहाली लेकर आए। सभी चाहने वाले को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये है कि आपके पिताजी शिक्षक हैं, और भारत में शिक्षक को काफ़ी सम्मान दिया जाता है। पैसे मिले या ना मिले पर्याप्त मुझे नहीं पता, लेकिन सम्मान बहुत मिलता है। और ऐसे सम्मानित व्यक्ति के आप पुत्र हैं, तो कई बार क्या होता है, अगर पिता आपके बहुत सम्मानित हैं, ऐसा मैंने बहुत समाज में देखा है, तो उसके बच्चे को भी जो है प्रेशर झेलना पड़ता है कि ये उनके बेटे हैं, आप कुछ गलतियां नहीं कर सकते हैं, आप अन्य लड़कों की तरह घूम भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग आपको आपके पिताजी के नज़र से देखते हैं। और हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ राजनीति को सबसे गंदा माना जाता है। ये कहते हैं कि अरे यार कुछ नहीं होता, ये राजनीति कर रहा है, देखो अब कुछ नहीं करोगे। कई बार माता पिताजी भी जो है विरोध करते हैं कि ये पॉलिटिक्स में मत जाओ। यहाँ तक कि मैं भी जब छात्र राजनीति में गया था तो जो मेरे नाना हैं वो शिक्षक है, उन्होंने मना किया था, मेरी माँ ने मना किया था, लेकिन फिर भी मैं लड़ गया था, वो अलग बात है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप सर ये बताइए कि आप शिक्षक के बेटे हैं, आपने पढ़ाई कितनी की है? क्योंकि कई बार ये भी होता है बाप शिक्षक है, बेटा बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, तो इस चीज़ को आपने तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, ये बताइए। और दूसरा ये बताइए कि राजनीति में आए हैं तो माताजी पिताजी का आशीर्वाद मिला था? देखिए दिग्विजय बाबू, आपका प्रश्न बड़ा इंटरेस्टेड है कि नौजवान जब राजनीति में आने का अपना फैसला लेता है तो उनका गार्जियन का क्या राय रहता है, मशवरा रहता है। और प्रश्न आपका ये भी है कि एजुकेशन,
हाँ, आप सही बोले हैं कि बहुत दबाव भी रहता है, और ख़ास करके एक शिक्षक के बेटे के नाते अगर मुझसे सवाल करिएगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पिताजी एक अच्छे किसान भी हैं। शिक्षक से पहले वो एक अच्छे किसान रहे हैं और अभी तक खेतीबाड़ी से उनका खासा लगाव रहा है, और एक अच्छे किसान के साथ साथ एक अच्छे और ईमानदार शिक्षक का बेटा भी मैं हूँ। और उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने का जो काम किया, और जहाँ तक मेरा शिक्षा से संबंधित आपका सवाल है कि हमारी शिक्षा कहाँ तक हुआ है, हम अध्ययन कहाँ तक किए हैं, तो हम ग्रेजुएशन किए और उसके बाद हम बीएड भी किए हैं मधुबनी से। तो जितने भी युवा हैं सुन लीजिए, मैं भी युवा हूँ, आप सभी को कह रहा हूँ कि मिथिलांचल के जो युवा हैं वो बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। मिथिलांचल के जो युवा हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। उनको जो है, आप में अगर क्वालिटी उन्हें दिखेगी तो वो आपको हायरिंग ज़रूर करेंगे, लेकिन एज अ आपको जो है लीडर नहीं करेंगे, आपको एज अ कार्यकर्ता करेंगे, झंडा उठाने के लिए। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई मीटिंग है तो वहाँ अरेंज करने के लिए करेंगे। और जब उनको लगेगा कि ये अब जो है लीडर बन गया है, तो एक लीडर कभी आपको लीडर बनने नहीं देगा, तब वो जो है आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसीलिए आज बहुत से ऐसे युवा होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिशियन है और मैं भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो लोग होते हैं उन्हीं से मिलता हूँ, तो सब देखने वाले भी राजनीतिक ही होते हैं। हम आपसे ज़्यादा राजनीति मतलब हमारे देखने वाले हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो आप लोग सुन लीजिए, इस बार आप इतिहास उल्टाइए, इसी बार का मधुबनी दरभंगा में कितने युवाओं को टिकट मिला। देखिए, राजनीति का जहाँ तक सवाल है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम बीएड कर रहे थे 16 से 18 के सत्र में मधुबनी में, तो पहली साल का एग्ज़ाम हम दे चुके थे और भारतीय जनता पार्टी से मैंने जिला एज ए उपाध्यक्ष मैं काम किया। तो तकरीबन 2.5 साल तक मैं बीजेपी में युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पद पे कार्य किया। और जैसे कि आपने अभी व्यूअर्स को बताए हैं, और ख़ास करके उन तमाम सभी दलगत राजनीति में भाग लेने वाले युवाओं को जो पदाधिकारी बना दिए जाने के बाद अपनी ऊर्जाओं को पार्टी के लिए या वरिष्ठ नेताओं के लिए खपा कर उन्हें नेता बनाते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं आता है। और जिन्हें आप एक मैसेज दे रहे थे अपने इस मधुबनी टीवी के माध्यम से, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं इसमें सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पार्टी के ऐसे वर्करों को, पदाधिकारियों को, इसको आप कहिएगा सीधे सिरे से नकार देने के लिए, मैं नकारता नहीं हूँ। क्योंकि होता है क्या, राजनीति में भी आगे बढ़ने के लिए 2 रास्ते हमेशा रहते हैं। जैसे कि आप बोले हैं पदाधिकारी, किसी को पंचायत अध्यक्ष बना दिया जाता है, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी। तो ये खराब बातें नहीं है। इसमें होता क्या है, जो आपके पास भी 2 रास्ता है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। पहला, पार्टी में रहें, पार्टी में रहिए, पार्टी के नॉर्म्स जो हैं, जो उसके नियम कायदे कानून हैं संगठन के, उसको फॉलो कीजिए। नेता, विशिष्ट नेता के किसी को एक पकड़िए, आप उसका नंगड़ी कहते हैं, आप गाँव घर समाज की बात अगर कहिएगा बोलचाल की भाषा में, तो उसका पीछे पीछे आप लगे रहिए। एक मजबूत स्तंभ नेता चाहिए। अधिकांश 90 राजनीति में होता है क्या, 95% से ऊपर लोग, यूँ कहें 99% लोग एक मजबूत स्तंभ नेता को पकड़ के और राजनीति करने का काम करते हैं, पार्टी को पकड़ के। क्योंकि आपके पास उतना धलबल नहीं है, पैसा नहीं है, मजबूत फैमिली से नहीं आते हैं जो खुद आप पार्टी खड़ा कर दें और सभी युवाओं को या जो अच्छे लोग हैं उनको आप मौका दे के उसको राजनीति में आगे बढ़ा दीजिएगा। ऐसा हमारी और आपका नहीं है स्थिति। तो बहुत सारे लोगों को इच्छा जो है, महत्वाकांक्षा राजनीति को उसको पूरा करना है, तो एक बड़ी पार्टी में जाके वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। तो कोई पदाधिकारी बनता है तो
वो बने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताएं कि दो रास्ते होता है। एक मजबूत नेता को आप पकड़ लीजिए, उसके पीछे पीछे बढ़ते जाइए, वो MP बनेगा तो कम से कम आपको विधायक बना देगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा तो कम से कम आपको मंत्री बना देगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा तो आपको केंद्रीय मंत्री बना देगा। तो लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति खत्म हुआ, इतना भी याद रखना है कि जिस दिन वो व्यक्ति खत्म हो गया, जिस दिन उस व्यक्ति का मतलब जो मजबूत नेता के पीछे आप हैं, और वो नेता का जिस दिन जो है सो क्या कहते हैं कि राजनीतिक कैरियर खत्म होगा, साथ ही आपका भी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता जिस पर यूं कहूं कि मैं चल रहा हूं, और इस रास्ते पर चलने वाले लोग इतिहास रचे हैं आगे चल के। कष्टदायक है, घोर कष्टदायक नहीं रास्ता है, चलना मुश्किल ही नहीं, बहुत लगेगा कि कभी नामुमकिन ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? आप अकेले चलें, आप अकेले चलें, सत्य की राह पर चले, कर्म पथ पर बढ़े और कर्तव्य निष्ठा के बल पे, सच्चाई के बल पे आगे बढ़ते रहें, अपना फौज खुद खड़ा करते रहें। इससे होगा क्या? कल के डेट में आप जहां पर बढ़ेंगे ना, आप जहां पर बढ़ेंगे ना, आपको कोई अकेला आपको गिराना भी चाहे ना, वो नहीं गिरा सकता है, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ है। अगर आप किसी के पीछे चल के आगे बढ़ेंगे ना, वो गिरेगा ना, तो आप इधर से ही हो जाएंगे। लेकिन आप अगर आगे बढ़े रहेंगे ना अपने बदौलत, तो आपको कोई गिराने वाला नहीं होगा। तो राजनीति में यही सब होता है। पदाधिकारी, हाँ, इतना आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिए हैं कि इस चुनाव को 2020 के विधानसभा चुनाव को ले लिया। चुनाव 5 साल में आता है, वैसे भी आम चुनाव, लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो। इस विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल की बात करते हैं। मिथिला मैथिली के नाम पर राजनीति करके पेट भरने वाले लाखों नेता बन गए, लेकिन मैथिली का कोई विकास नहीं कर पाए। मिथिलांचल, मैथिली, मिथिला मैथिली, माँ क्या कहते हैं, माछ पान मखान इधर उधर, उसका खेत, उसका क्या कहिएगा, उसके लिए कोई जो आप कहिएगा एक पर एक नेता हुए हैं, केंद्रीय लेवल के नेता हुए हैं, लेकिन इसका नहीं बदला तो क्या, यहाँ का तस्वीर नहीं बदल पाए, मिथिलांचल का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल पाए। ये लोग सिर्फ राजनीति ही किए हैं इस पर, मैथिली के नाम पर, मिथिला के नाम पर। रही बात आपको टिकट की आप बात किए हैं कि युवाओं को क्यों दरकिनार कर दिया गया। आपको हर जगह, हर पार्टी में आपको झंडा उठाने के लिए विवश किया जाता है, आपकी ऊर्जाओं को गलत इस्तेमाल किया जाता है और बार बार आप ठगे जाते हैं। कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें लाठी डंडा आप ही को खाना पड़ता है आगे जाकर, और आपको कुछ नहीं दिया जाता है। इसमें होता क्या है? तो मैं जो अनुभव किया हूँ अपने 3.5 से 4 साल के राजनीतिक कैरियर में, मैं आप आज उन तमाम जो आपके मधुबनी टीवी पे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि युवा अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा, उनका नेतृत्व अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके पीछे भी युवाओं का ही हाथ है। आपको ये धोती कुर्ता वाले नहीं पीछा कर रहा है। आप कहे हैं ना कि कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ा ये लीडर्स है जो हमको पीछा कर सकता है, कहाँ हमसे जीत पाएगा। हम नौजवान हैं, हम युवा हैं, हम ही देश का, समाज का और राज्य का तकदीर बदलते हैं। हम लोग जिधर मूव कर जाते हैं वहां परिवर्तन ला देते हैं। हमें कोई नहीं पीछा कर सकता है। होता क्या है दिग्विजय जी, अब जैसे कि एक नेतृत्व उभरा आपके विधानसभा में या जिला में या लोकसभा स्तर का, तो 90% उनके पक्ष में युवा अगर आ जाएंगे तो 10% ऐसा युवा निकलेगा उसमें जो उन्हीं धोती कुर्ता वाले को, उसका वो एजेंट बन जाएगा, वो पैसा पर बिकेगा। और उनको वो लोग क्या करते हैं, धोती कुर्ता वाला से बता दे रहे हैं हमको, उसको पर्याप्त पैसा देगा ऐसे युवा को, और आपके सीधे अपोजिट उसको ला के खड़ा कर देगा, गलत इरादा, गलत मानसिकता से आपकी कैरियर को ध्वस्त करने के लिए, और वहां पर ही नेतृत्व पैदा करेगा जबरदस्ती का। दिग्विजय बाबू आप विपिन सिंह से कम है क्या? विपिन सिंह जी आप फल्ला बाबू से कम है क्या? ये भावना रच के
उसमें एकता की कमी, यूनिटी की कमी ला देगी। और वो तो पॉलिटिकल जो वहाँ पर जो वे सबके सब जो कहते हैं ना हवाम में सब नंगे, ये जो वरिष्ठतम नेताओं जो है परिवारवाद के पोषक सब धनबल वाले, पैसा पावर वाले, पावरफुल लोग जो है पूंजीपति वाले, वो लोग हमें और आपको साधारण व्यक्ति को आगे बढ़ने देगा क्या? नहीं बढ़ने देगा। इस चुनाव मिथिलांचल में 10 सीट पड़ता है मधुबनी में और 10 सीट पड़ता है दरभंगा में। बड़ा, दोनों जिला बड़ा है, विधानसभा दोनों में बराबर है सीटें, 10 वहाँ पर 10-20 गो सीट है। हमको बताइए कि उसमें 20 गो सीट में एक भी युवा को अगर टिकट दिया हो। और कोई भी पार्टी जो कहता है कि एक देश के प्रधानमंत्री जी, आप बोले हैं कि नाम नहीं बोले, मैं नाम भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं 2014 में आए थे तो उन्होंने युवा से ही बोले थे कि आप हमें साथ दीजिए, आपकी सबसे बड़ी आबादी है देश में, 60% जिसकी आबादी है, हम देश की सबसे बड़ी आबादी है, युवाओं की जिस देश की सबसे बड़ी आबादी हो और उसे आपको अधिकार से वंचित कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो कमी है हम लोगों में, जो हमें यूज कर लिया जाता है, पदाधिकारी बना दिया जाता है, बाबू कह के चलिए ठीक है आप ये करिए वो करिए, इतना में ही आप खुश हो जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि यही तुम्हारा उनके पास लोग भी नहीं रहते हैं, उनके पास दिखाने के लिए। राजनीति में क्या होता है? दिखाने से होता है। अब क्या होता है, 10 रुपया खर्चा कर दिया, हाँ होता है, देखिएगा उसमें जो पैसे वाले रहते हैं वरिष्ठ नेता सब, वो आप 500 रुपया वहाँ पर खर्चा कर दिया, किसी फलना बाबू जाइए आप 10 को मोटरसाइकिल लेके आ जाइए, आप 10 को मोटरसाइकिल आप मुरेठा बांध लिए, जिस भी पार्टी में है जिंदाबाद मुर्दाबाद करके नारा लगा के, किसके लिए कर रहे हो भाई? अपने लिए तो ठीक है, लेकिन आप अपने लिए करेंगे नहीं, आप तो फलना बाबू को बनाने के लिए करेंगे। तो सवाल यहाँ पर है कि इससे आपका नेतृत्व जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि उसमें भी जो आपके चाहने वाले रहेंगे युवा, भाई ये किसके लिए कर रहा है फलना बाबू? अपने लिए तो कर नहीं रहा, ये तो फलना जी के लिए कर रहा है, तो हम ही क्यों नहीं जाके डायरेक्ट सट जाए? तो आपका नेतृत्व वहीं पर कमजोर पड़ जाता है। आपका नेतृत्व युवाओं छिटकने लगता है, क्योंकि वो पैसे के पीछे भागता है, और जब पैसे के पीछे भागेगा तो आपका नेतृत्व नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, 2019 के लोकसभा चुनाव मैंने जब लड़ा था तो युवाओं ने, एक सभी जाति वर्गों की युवाओं ने, झंझारपुर लोकसभा की तमाम जाति वर्गों के युवाओं ने मुझे साथ दिया था। पहली बार मैं चुनाव लड़ा था, कोई भी, मैं आज तक वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ा था 19 से पहले, लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2.5 साल तक मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी में जो काम किया था, अपनी पैसा मैं छाती ठोक के आपके जो है सो इस मधुबनी टीवी पे कह रहा हूँ, अपना पैसा खून पसीना एक करके जो मैंने काम किया था जनता के बीच में, तो जनता ने, युवाओं ने मुझे एक इसके रूप में क्या किया कि एक छोटा सा तोहफा दिया मुझे, तीसरे नंबर पर दिया। और यूं कहें कि राजनीति में मैं हार जरूर गया चुनाव, वो देश लेवल का चुनाव था, छोटा मोटा चुनाव नहीं था, वो देश लेवल का चुनाव था। उस चुनाव में मुझे यहाँ से झंझारपुर लोकसभा से 5 बार के सांसद, सबसे सफल एमपी रह चुके, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, कद्दावर नेता रह चुके, वैसन व्यक्तित्व से ज़्यादा मत देने का काम किया इस झंझारपुर क्षेत्र के युवाओं ने, जनता ने। मैं उन्हें एक बार पुनः आपके इस मधुबनी टीवी पर आभार व्यक्त करता हूं। और वहाँ से मेरा संघर्ष की कहानी शुरुआत हुआ, क्योंकि 29,500 वोट जो मेरे कंधे पर दिया गया, वो इसलिए नहीं दिया गया कि मैं चुप बैठूं। आप देखते होंगे कुछ दिन, हाँ इतने दिनों के बाद मैं रूबरू हुआ हूँ आपके मधुबनी टीवी से अपने चाहने वालों को, तो मैं उन लोगों को आपके मधुबनी टीवी के इस माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो हम पे भरोसा जताया था, और मैं कुछ दिनों से राजनीतिक क्षेत्र में आप लोगों के बीच नज़र नहीं आ रहा हूँ, तो वो भी एक मेरा यूँ कहें कि राजनीतिक एजेंडा ही है जो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो आप लोगों ने जिम्मेदारी मुझे दी है संघर्ष करने की, तो उससे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और नए साल में बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो
यूं ही चलता रहेगा राजनीति। लेकिन युवाओं को विशेष करके मैं ये कहना चाहता हूं कि वो यूज एंड थ्रो से बचें और कम से कम अपनी ताकत को पहचानें। युवा के लिए करें, अपने लिए करें, दूसरों के लिए यूज कम हो। ये आपके हमेशा कहना चाहते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि राजनीति में दो तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक अपना तरीका, अपने तरीके से आगे बढ़ेगा तो एक पीछे आपकी आवाम रहेगी, और एक होता है किसी के पीछे जाके। तो होता उसमें यह है कि आज अगर हमारे जो मिथिलांचल के नेता हैं वो अगर बहुत आगे हैं तो उसके पीछे ये है कि वो जिनके पीछे हैं वो आगे है तो उन्होंने उनका लेवल बढ़ा दिया। चलो भाई हमारे साथ रहते हैं, इनको मंत्री बना देते हैं, इसको विधायक बना देते हैं। तो बस यही है, स्टेटस सभी का कम है, निम्न स्तर के नेता हैं ये लोग, लेकिन इनका लेवल जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, नाम मैं इसीलिए नहीं लेता हूँ, मेरा मानना है नाम इसीलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि पद की वैल्यू है। आज प्रधानमंत्री कोई और है, कल कोई और रहेगा, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट आती है। सर अब ये बताइए विपिन जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि वार्ड सदस्य का भी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और लड़ लिया इन्होंने लोकसभा। बहुत ऐसे लोग मिले होंगे जो बोलते होंगे भाई, कुछ पीठ पीछे बोलने वाले होते हैं कि देखो लोकसभा लड़ रहा है, मतलब कुछ है नहीं है, लड़ रहा है, डिमोटिवेट करते हैं। फिर भी ये अच्छा पोजीशन लाए हैं और मेरे ख्याल से ये 2 से हारे हैं, बाकी को हराए हैं। ये इनसे जो नीचे थे उन सभी से ये जीते हैं, 2 से हारे हैं। और हारे कैसे हैं? पहली बार में अगर इतना वोट मिलता है किसी को तो मेरे ख्याल से वो हारा हुआ कभी अपने आप को महसूस ही नहीं करेगा। इस पर ये बताइए कि लोकसभा जब आपने चुनाव लड़ा था उस दरमियान कुछ ऐसी फीलिंग्स बताइए, जैसे कुछ पीठ पीछे लोगों का उल्टा सीधा बोलना, और चुनाव हार जाने के बाद आपने क्या कुछ सोचा कि मैं हार गया या वास्तव में जीत गया, इन सब बातों का ज़रा जिक्र कीजिए। देखिए, आमतौर पर मैं अपने जो मेरा एक माहौल गांव का है, समाज का, अपने लोगों का जो एक माहौल है, उसमें जब मैंने ये फैसला लिया था कि हमें लोकसभा चुनाव लड़ना है तो मैं गांव समाज या अपने क्षेत्र के क्या था मेरे प्रति उन लोगों का, इससे पहले मैं अपने खुद पिताजी, अपने फैमिली के बारे में बता देना चाहता हूँ थोड़ा, जो उनका क्या था। जो वो मतलब जब मैंने ये फैसला सुनाया कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा तो मेरे पिताजी का क्या मतलब एक्सप्रेशन था, उनका क्या था, ये सोच समझ लीजिए। मैंने पिताजी के पास प्रथम बार बोला कि मुझे लोकसभा चुनाव इस बार लड़ना है। और जब एक बात का जिक्र मैं आपके इस न्यूज में कर देना चाहता हूं कि पिताजी जब मैं भाजपा में था और काम कर रहा था एज ए उपाध्यक्ष, तो हमें 15-20 हज़ार रुपया महीना खर्चा हो जाता था फील्ड में। इस बात को आप समझिए, या बाइक से, मोटरसाइकिल से, हाँ ओनली बाइक से हम 15-20 हज़ार रुपया खर्चा करते थे हम, और ये पैसा मुझे पिताजी देता था। खुशी की बात है, ये सपोर्ट करते थे मुझे। एज ए पार्टी में हम थे, एक राष्ट्रीय पार्टी में, और वहाँ पर काम कर रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो आगे जाएगा वैसे। और जब ये हम कह दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, देखिए वहाँ पर क्या होता है। जब ये हम बोले कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मेरे पिताजी का पहला रिएक्शन था, क्यों लड़ेगा चुनाव, और लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ेगा। यहाँ पर इतना बड़ा नेता जो 5 बार का सांसद रह चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुका है, वो है। दूसरा, धराओं के बीच में, 2 धरा के बीच में लड़ाई है। एक नरेंद्र मोदी को लाओ, एक नरेंद्र मोदी को हटाओ, ऐसा 2019 का चुनाव था। तो ये 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई, महागठबंधन के प्रत्याशी एक है और एक एनडीए के प्रत्याशी और एक इतने बड़े दिग्गज नेता हैं। इन तीनों के बीच में तुम अपने आप को कहाँ पाते हो और क्या तुम्हें हो जाएगा। ये गांव समाज का 10 को वोट तुमको मिलेगा, ये मेरे पिताजी का कहना था। तो आप यूँ कहिएगा कि अगर गांव समाज का क्या, गांव समाज में ऐसे कहने वाले लोग थे और उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद और दुलार भी था। मैं उन लोगों को हाँ मैं परिवार से जोड़ के, और गांव समाज के लोगों का भी था, जो बाद में अवधारणाएं बदल गई। उन लोगों का ये कहना था, कुछ लोग ऐसे भी कहते कि विपिन जो चुनाव में उतरा है लोकसभा के चुनाव में, मैं तो उसे गाँव में 10 वोट भी नहीं देख रहा हूँ, उन्हें तो कोई 10 गो वोट नहीं मिलेगा उसको, तो ये इसको तो कोई वोट ही नहीं देगा लोकसभा में, क्यों अपना वोट खराब करेगा भाई।
लोकसभा का वोट जो होता है वो डिसाइडेड वोट होता है कि आपको वोट खराब नहीं करना है, तो उसमें एक एक वोट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो लड़ता है चुनाव उसी को पता चलता है कि वोट कैसे आता है। तो वहाँ पर जो है इन लोगों का सोचना बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई चुनाव लड़ना, मैं लड़े ही नहीं था, तो मुझे मतलब वो लोग कैसे सोचता कि ये क्या कर सकता है। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास था, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन हमें अपने युवाओं पर भरोसा था, युवाओं पर भरोसा था मुझे, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता था तो युवा ये कहता था कि विपिन भाई इतना बड़ा सोच लेकर आज तक कोई युवा नहीं आया था झंझारपुर लोकसभा में जो एक बार बोले कि मैं एमपी के पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा। और आपका मैं जब देख रहा हूँ ये आप में है, तो हम सोचते हैं कि एक बार दिखा दिया जाए, एक बार उन बड़े नेताओं को दिखा दिया जाए कि हम लोगों में भी है, आप लड़ें। और बस उन युवाओं के मतलब कहिएगा साथ और सहयोग के बदौलत हमारे पास ना संसाधन था, खर्चा वर्चा तो हाँ बिल्कुल ना, हमारे बहुत कम सीमित खर्चा में। अभी यूँ समझ लीजिए कि मैं आपके, अब इसमें शर्माने की बात क्या है, हम जो सिंपल है वो हम बताना हम मुनासिब समझते हैं। हमारा क्या संसाधन था वो भी आप जान लीजिए, मात्र एक प्रचार की गाड़ी, एक प्रचार की गाड़ी और एक गाड़ी जिसमें मैं बैठा था विजिट करने के लिए। होता है ना कि आपके साथ लोग प्रचार करें, और एक प्रचार की गाड़ी, तो एक मेरे पास मात्र प्रचार की गाड़ी, यहाँ पर समझ लीजिए कम से कम जो 6 लोग, मतलब एक लोकसभा में 6 विधानसभा है, तो 6 विधानसभा में तो 6 गाड़ी तो आपको कम से कम प्रचार की देना पड़ेगा। चुनाव जो कम से कम लड़ने का तरीका जो होता है, एक्सपीरियंस भी हुआ मुझे पहली बार चुनाव लड़ने के बाद, और संसाधन ही नहीं था, सपोर्टर ही नहीं थे। अब चुनाव जब ने कहा तो गार्जियन ही बोलते कि मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा। कहने के लिए चुनाव लड़ने से पहले तो बहुत संबंधी थे, बहुत दोस्त महिम थे जो बोले थे कि सपोर्ट करूंगा हर तरह से, लेकिन उस समय सब बदल गए भाई। ये मैं बोलना चाहूंगा उन लोगों से, जो ये बोलना चाहूंगा कि उस समय बोले कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे तैसे करके उसमें भी कुछ लोग थे जो साथ सहयोग किए, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और जब बहुत कम सबसे कम खर्चा, वो चुनाव आयोग को मैंने रिपोर्ट दे दी है, खर्चा का ब्यौरा लिया है, आप ले सकते हैं निर्वाचन पदाधिकारी से। सबसे कम अगर कोई खर्चा किया होगा, यहाँ पर 18 कैंडिडेट था और 18 कैंडिडेट में 10 नौजवान भी खड़े हुए थे। 2019 की लोकसभा चुनाव में 10 नौजवान खड़े हुए थे, और उसमें मतलब हम सबसे कम खर्चा में इस तरह का जो मुझे रिवॉर्ड मिला, हाँ मिला युवाओं के द्वारा, जनता, झंझारपुर की जनताओं के द्वारा, तो मुझे खुशी हुआ। खुशी इस बात का भी हुआ, अभी भी इस बात को मानना पड़ेगा दिग्विजय भाई कि पैसे पे ही लोग नहीं जाते हैं। कोई ये कहता है कि हम पैसे पर चुनाव को प्रभावित कर देंगे, जी नहीं। मैं जहाँ पर भी गया वहाँ से मुझे वोट मिला, मेरी बातों को उन लोगों ने सुना, और जब बात आपकी सुनेंगे, आप उनका विजन क्लियर कर दीजिएगा, आपका इंटेंशन क्या है, तो आपको लोग वोट देंगे। और यही साबित हुआ। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद मैं 3.5 महीना तक वेट किया, जो कि आगे राजद के में आने, जब मैं आया लोकसभा चुनाव के बाद मैं राष्ट्रीय जनता दल में आया, तो उस पर जब आप प्रश्न कीजिएगा तब इसके आगे आपको जवाब मिलेगी। अब वैसे तो ये मैं हमेशा कहता आया हूँ, जब रिश्ते ऑटोमेटिक बदलने लगे, मौसम से भी ज़्यादा तेज़ समझ लीजिए, और जो आपके पक्ष में है वो भी विपक्ष में चले जाने लगे, तो समझ जाइए कि या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर बहुत डूबने वाले हैं। यही 2 सिचुएशन होता है जब आपको सब साथ छोड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। और ऐसे में क्योंकि कोई भी एक माँ बाप का भी आपसे स्वार्थ होता है कि जब बड़ा होगा तो ये मेरे लिए कुछ करेगा, मुझे खाना पीना खिलाएगा, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा, और आप वो नहीं करिएगा तो फिर तो भाई वो भी आपको क्यों देगा। हर आदमी स्वार्थ के पीछे जो है भागता है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी इनसे हमें सीखने को मिला है कि सिर्फ पैसा से ही आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं, अपनी बातों को सामने रख के भी आप वोट में तब्दील कर सकते हैं। नोट से वोट मिलना ठीक है, आजकल में हो गया है ऐसा प्रचलन, लेकिन जो पुराने नेता हुआ करते थे उनके पास कहाँ इतना नोट हुआ करते थे, वो तो साधारण होते थे और अच्छा खासा वोट उनको मिलता था। अब लेकिन ये जो है थोड़ा बदल गया है, पूंजीपतियों का हो गया है, तो अब नेता भी नहीं है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। आज जितने भी नेता बने हैं, मैं मानता हूँ, हालांकि मेरी उम्र बहुत कम है, बहुत लोग बोल देंगे कि यार ये अनुभवहीन है, लेकिन मैं बता देता हूँ
कि एक नेता जो होता है ना वो नहीं है, राजनेता हैं ये लोग, राजा टाइप के अपने आप को मानते हैं, व्यवसायी मानते हैं, बिजनेस मॉड्यूल से ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं। चलिए अब आगे हम आपसे ये पूछते हैं कि ये जो बंडी पहन के आए हैं, क्या बीजेपी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं क्या? देखिए अब नहीं ना देना चाहते हैं। अब रंगों पर ना जाए दिग्विजय भाई, इसलिए कि केसरिया रंग किसी का ना 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 ना। अब देख लीजिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब हरा रंग मैं पहन के आ जाऊं तो लोग बोलेंगे कि मैं राजद में ही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये हरा रंग राजद वालों का ही है। मैं बता देना चाहता हूँ, रंगों पर किसी पार्टी का आधिपत्य नहीं है। जब आप आरजेडी में थे, हाँ, हरियर हरियर बांटते थे ना हर जगह। हाँ, तो देखिए पार्टी लेवल का अब उसका मान लीजिए कि गमछा हरा रंग का है तो उसको बांटना जरूरी था पार्टी लेवल पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति ही हरा है, प्रकृति ही हरा है तो उस पर किसका जोर, प्रकृति पर किसका जोर। तो ये और केसरिया तो सूर्य ही केसरिया है, तो इंडिकेट कुछ नहीं ना करना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों फंसाना चाहते हैं? अगर कुछ होगा तो मतलब आप बोलेंगे ना कि मतलब ना, बिल्कुल, इसके लिए आप आश्वस्त रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि मैं स्वतंत्र हूँ, एकदम पूरा इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप बड़ा अच्छा एक हिदायत भी दिए हैं और बड़े आज तक जितने भी पत्रकार भाई से हमारी बात हुई है उसमें आपसे बड़ा दिलचस्प लगा है ये डिबेट। एक तरह से कि आप दोनों भाई मिलकर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि आप एक उसमें आता है कि एक पत्रकार को हम देखते थे, वो कौन सा न्यूज़ चैनल पे आता है कि गौर से देखिए इनको, एक होता था कि थोड़ा बात को भयावह बना के बोलना, एक और से देखिए इनको। आपका ये अंदाज मुझे पसंद आया कि जो जनप्रतिनिधि हैं और उसमें क्वालिटी नहीं है तो उसका जो है सो कमियां भी आप गिना देते हैं, आप रख देते हैं आवाम के सामने कि भाई आपको अगर पहले का छत्र छाया अगर नहीं मिला होता, आपके पीछे बैकबोन नहीं होता, अगर आपके दादा परदादा नेता में नहीं होते तो आप नेता नहीं बनते। यही चीज़ पर मैं भी आना चाहता था। और छोटी सी आपके अगले प्रश्न से पहले मैं इतना बता देना चाहता हूँ, आप ही के जो बात बोले हैं इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना चाहता हूँ इस बात को कि मधुबनी जिला में सही बात बोले हैं कि 10 विधानसभा है और 10 में जो विधायक लोग बने हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, अधिकांश, हम सबकी बात तो नहीं हम 100% बता सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग परिवारवाद यानी कि कोई ना कोई पॉलिटिकल इनको पहले से अपर हैंडसेट मिला हुआ है, ऐसे लोग आगे बढ़े हैं। और यही लोग सबसे बड़ा, यही लोग, मैं आज बता देना चाहता हूं, यही लोग सबसे बड़ा न्यू जनरेशन के राजनीति के लिए बाधक है इस जिला में। इस बात को मानिए और इस बात को जितना जल्दी हो सके सब तमाम पार्टी के युवाओं को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग पहचानिए उन बुरी शक्तियों को और इन बुरी शक्तियों को आज खत्म करें, कल खत्म करें। इन लोगों को खत्म किए बगैर आपका न्यू नेतृत्व आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप बताइए हम किस, अभी आप बोले हैं तो थोड़ा सा हम तेजस्वी जहाँ से हम राजद से आए हैं उस नेतृत्वकर्ता के ऊपर थोड़ा सा हम एक मैसेज दे देना चाहते हैं। इन्होंने बिहार के आवाम खास करके बेरोजगार युवाओं के ऊपर बोला था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, जो कि ज़रूरत भी है, समय को देखते हुए ज़रूरत भी है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, हम युवाओं के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि मतलब और युवाओं ने भरोसा भी किया, युवाओं ने विश्वास भी किया, प्रत्येक जाति समूह के लोगों ने उनको साथ भी दिया, तभी जाकर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस उनका हुआ है। और हो सकता था कि इनके नियत अच्छा होता, नियत ठीक होता तो ये सरकार में भी आ सकते थे, ये सरकार इसका बनना लगभग तय था। आप समझिए, आप बिहार को नेतृत्व करने के लिए आप परिपक्व है युवा में, लेकिन आपको बिहार में मैं छोटी सी मधुबनी जिला की उदाहरण देता हूँ। मधुबनी जिला में, मिथिलांचल की पूरी बात कर लें, मिथिलांचल में आपको ऐसा कोई नौजवान में प्रतिभा नहीं मिला कि उसको आप जो है सो
विधानसभा भेजने का काम करते, यहाँ पर युवाओं को एक मैसेज देने का काम करते, तो आपने कोई मैसेज देना उचित नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं आप हारने का भी काम जो किए हैं वो मिथिलांचल से ही किए हैं। आप डिफॉल्ट जो हुए हैं वो मिथिलांचल से ही हुए हैं, क्योंकि यहाँ नेता जो होता है ना, नेता निर्माण करना होता है। पार्टी यहाँ से डिफीट हुई है और आगे हम क्या बताएंगे। यहाँ पर युवाओं के लिए खास करके जो आने वाला समय है राजनीति में, ये टफ और होते जा रहा है। राजनीति टफ इसलिए होने जा रहा है क्योंकि पैसों का और पावर का एक सुनियोजित खेल बना दिया गया है राजनीति को। ये बड़े बड़े जो पूंजीवाद और परिवारवाद की उपज जो नेता है, ये लोग नए लोगों को राजनीति में सरवाइव करने ही नहीं देने जा रहा है, आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये तो समझना होगा ना युवाओं को। और वो लोग समझता है कि उसी के पीछे पीछे रहेंगे तो हमको बढ़ा देगा। भाई तुमको काहे बढ़ा देगा? वो अपने बेटा को लाएगा, अपने बेटी को लाएगा, अपने संबंधी को लाएगा, तुमको नहीं आने देगा। इस चीज को आप लोग जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आप लोगों के लिए भविष्य के लिए बेहतर ही होगा। जी, बहुत सही बात भैया ने कहा है। और मैं भी बता दूं, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, पक्ष और विपक्ष या जितने भी नेता हैं सब परिवारवाद से रिलेट करते हैं, कोई जो है पूंजीपति से रिलेट करता है। और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम किधर जाएं। हम सोचते हैं कि बीजेपी में आ जाएं, ये जो है परिवारवाद से ऊपर है। भाई कहाँ ऊपर है? मधुबनी के जो एमपी थे उन्हीं का बेटा बन गया, ये ऊपर है। हम सोचते चलो भाई नीतीश कुमार जो है उसका कोई बेटा राजनीति में नहीं, उधर ही आ जाते हैं। तो बावड़ी में देख लीजिए क्या हुआ है। हम सोचते हैं आरजेडी जो है शायद ये अलग है, लेकिन अगर पूरे परिवार की सहमति नहीं है तो आपको एक वहाँ पे जो है घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो कहाँ जाएंगे आप? आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है। हमें सिर्फ उल्लू बनाया जाता है कि हमारी पार्टी जो है स्वच्छ है, कोई इसमें दाग नहीं है, सब हम लोग बेदाग हैं। लेकिन हर पार्टी में नेपोटिज्म है, परिवारवाद है, पैसावाद है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और है, सरकारें आती है जाती है, बदलती रहेगी। और ये जो एक सिस्टम बन गया है ना, वो बदल पाना जो है मुश्किल है। ये होगा मेरे ख्याल से लेफ़्ट जब आएगी। लेफ़्ट में ही वो चीज़ें हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, ये मानना पड़ेगा आपको, चाहे वो किसी भी देश में हो। युवा हैं हम लोग, हम ये भी नहीं कहना चाहते, हो सकता है कुछ बुजुर्ग देखें वो सोचे देखो ये लोग तो हम पे पड़ गया है पूरा। तो हम आपको भी बता दें कि आज का युवा ही एक दिन जो है बूढ़ा होगा। लेकिन ये इस लाइन को भी आप काट नहीं सकते हैं कि द यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। आज का युवा कल का नेता है, हम ही ना युवा बनेंगे भाई। आप तो बन गए, आप रिटायर होइए ना, आप काहे ला राजनीति में हैं आप, हम लोग को मौका नहीं दीजिएगा। तो हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं है कि आप बूढ़े हैं तो आप राजनेता नहीं हैं, आप भी हैं, लेकिन हम भी तो युवा हैं, हम भी तो, हमारा भी तो इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें क्यों नहीं सीट मिलेगा? हम क्यों नहीं बनेंगे? हम आपसे ज़्यादा जोशीले हैं, हम साइकिल से पूरा क्षेत्र घूम सकते हैं। आप लोग को पैदल बोल देंगे अगर एक दिन चलने के लिए, तो पता चले रात में आप बीपी से मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए युवाओं पे ज़्यादा फोकस देना है। वैसे भी फोकस ऑन योर फोकस, अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए, तभी आप सफल होंगे। और ये तेजस्वी हो या नीतीश हो या कोई भी हो, ये सब युवा को लुभाने का काम करते हैं। इन्होंने 10 लाख कहा तो उन्होंने 19 लाख कह दिया, लेकिन किया कुछ नहीं। सब खत्म होने के बाद देख लीजिए कहाँ क्या है, सब मुद्दा जो है चला गया। बस ये चुनाव तक ही रहता है, उसके बाद ये कोई मुद्दा नहीं आने वाला है। हम सीधा पूछ रहे हैं कि हमें ये बताइए, कभी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं आप, कभी आरजेडी में आ जाते हैं और कभी राजनीति में थे ही नहीं। क्या मतलब लाइफ में कंफ्यूज है क्या? जो करना क्या है, कुछ डिसाइड है कि नहीं है, ये बताइए। ये पूरा फोकस्ड है और कन्फ्यूज नहीं है। आपका प्रश्न जायज़ है, क्योंकि सिचुएशन जो अभी का वर्तमान का है उसके अनुरूप आपका ये प्रश्न जायज़ है कि हमारे बहुत साथी भी हैं, बहुत चाहने वाले भी हैं, जो उनको लोगों को लगता होगा कि विपिन जी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और परफेक्ट राजनीति वहाँ पर जब कर रहे थे तो एकाएक उनका फैसला लोकसभा लड़ने का हुआ। लोकसभा लड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी में नहीं आने का फैसला लिया, फिर राष्ट्रीय जनता दल को गए, फिर राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा क्या हुआ कि फिर राजद को भी छोड़ दिए। तो कन्फ्यूज़ नहीं हूँ मैं, आपको मैं दिग्विजय भाई बता देना चाहता हूँ कि कन्फ्यूजन, हाँ कुछ हट के मैं राजनीति करता हूँ। कन्फ्यूज्ड इंसान तब होता है जब उनको अपना जो हो क्या कहते हैं एक लक्ष्य मालूम नहीं रहता है। मुझे अपना लक्ष्य मालूम है, हाँ मालूम है। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब था तो मैं चुनाव लड़ने का फैसला लिया,
लोकसभा का, तो मैंने लड़ा चुनाव। पहले मैंने कभी इससे पहले चुनाव लड़ा ही नहीं था। आपको पहले ही मैं इस वीडियो में बता चुका हूं कि वार्ड सदस्य का भी चुनाव मैं नहीं लड़ा हूं, लेकिन मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। युवाओं ने अपेक्षाकृत हमें वोट भी किया। झंझारपुर लोकसभा के आवाम ने मुझे अच्छा खासा मदद किया। उसके बाद जब 3.5 महीना मैं वेट किया, अपने आप को शांत रखा, तो राजद वालों ने मुझे अप्रोच किया। ऐसा नहीं था कि मैं राजद के पास गया, इस बात को समझे। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे अप्रोच किया और मुझे चुनाव लड़वाने का कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, आप हमारे पार्टी में आए, हमारे पार्टी के लिए आप आवाज़ बने यहाँ से, और जो होता है एक पार्टी के लिए करें। तो मैंने राष्ट्रीय जनता दल के लिए तकरीबन 1 साल मैंने काम किया। राजद के लिए सदस्यता अभियान से लेकर और ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने का जहां तक हो मैंने किया। यथासंभव जितना हो सका मैंने पार्टी के लिए किया। और तकरीबन 10 महीना मैंने पार्टी में जब कार्य किया तो पार्टी ने मुझे प्रदेश महासचिव बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल का यूथ का। तो प्रदेश महासचिव बनाया था। मेरे कार्यों को देखकर उसमें हाँ ठीक है, काबिलियत है, ये अच्छा कर सकता है, मुझे बनाया। बहुत सारे लोगों को खुशी हुआ था, मेरे चाहने वाले को खुशी हुआ था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है एक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, जनाधार वाली पार्टी से इनको एक, ठीक है। लेकिन इससे मैं ना खुश था और ना ज़्यादा ये चीज़ था। बहुत ना दुखी तो होना ही नहीं था और खुशी भी बहुत ज़्यादा नहीं था। मुझे जिम्मेदारी मिला था और मुझे कार्य करना था, मैंने कार्य किया। लेकिन मैं ये प्रदेश महासचिव अचीव करने के लिए तो नहीं आया था। आपके साथ राजनीति में जो होता है, आपका क्या होता है कि उसमें एक, आप तो कहेंगे राजनीति में कोई जुबान ही नहीं होता है, उसमें कोई मतलब ये नहीं होता है आपके साथ कभी भी गर्दन काट लिया जाएगा, आपके साथ ऐसा होता है। तो उसमें कोई इस तरह की बात नहीं होती थी, एग्रीमेंट नहीं होता है, हाँ जुबान का ही होता है। तो हमने एक युवा पर भरोसा किया, हमने एक बुजुर्ग पर भरोसा नहीं किया, हमने एक युवा पे भरोसा करके राजद में गया था। और युवा के जो सरताज, जो युवा हृदय सम्राट जो कहलाते हैं बिहार के, उसके भरोसे पर मैंने गया था। और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे साथ गद्दारी किया या क्या किया वो जनता जानती है, वो मधुबनी जिला जानती है, बिहार प्रदेश जानती है, क्योंकि वो प्रदेश की राजनीति में ले गया। हम जिला की राजनीति में पहले ही थे। विधानसभा में चाह रहे थे कुछ, विधानसभा के तो हम तो दावेदार थे ना, वो तो दुनिया जानती है कि हम दावेदार थे। हमको फुलपड़ा से लोखा से मेरी तैयारी भयंकर था, फुलपड़ा से मिला जुला के था। लेकिन हम दावेदार थे, हमें अंतोगत्वा वहाँ से ये चीज़ किया गया, उनको जो फिट बैठा अपना किया, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब राजद को कन्फ्यूजन की जहाँ तक बात आप बताए हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं नहीं बना हूँ। जिस चीज़ के लिए मुझे लोग मतलब ये सोचता है कि विपिन सिंह का व्यक्तिगत फायदा बीजेपी में अगर रहता और कंटिन्यू रहता तो उनको मिल सकता था। अगर राजद में विपिन सिंह था, प्रदेश महासचिव था, अगर उनको टिकट ही नहीं दिया तो आगे उसको एमपी का चुनाव लड़वा सकता था। एमपी में लड़ा था चुनाव, अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो 24 में था, उसको आगे दिया जा सकता था, एमएलसी बना देता, बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन मैं इसके लिए व्यक्तिगत नहीं हूँ। मैंने देखा जो युवा नहीं देख पाया इस 20 के चुनाव में, उस चीज़ को जो कल होने वाला है युवाओं के साथ, वो चीज़ मैंने इस 20 में ही देख लिया। इसलिए मैं अपने आप को रोक लिया कि व्यक्तिगत विपिन सिंह की भलाई से क्या और युवाओं की भलाई हो सकती है राजनीति में। ये मैंने देखा कि इन लोगों का आखिर इरादा क्या है। ये जो बिग पार्टी है, जो बिहार में तमाम पार्टी जो लड़ने वाली, एक ने भी युवाओं को मौका देने का काम नहीं किया। आप क्या कहिएगा, राष्ट्रीय जनता दल वाले बोलते हैं कि हमने बहुत युवाओं को मौका दिया है, तो क्या जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष के बेटा को आपने मौका दिया है? शिवानंद तिवारी के बेटा को, जयप्रकाश नारायण की बेटी को दिए हैं, लवली आनंद के बेटा को दिए हैं। मतलब जो पहले से ही नेता है, बड़े नेता है, उसके बेटा को दिए हैं। तो आप कहिएगा कि हम नौजवान को टिकट दिए हैं। आप कितने गरीब किसान के बेटा को टिकट दिए हैं? आप कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल, और एक भारतीय जनता पार्टी वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं।
अब बताइए कैसी राष्ट्रवाद, कैसा कहते हैं हम एकदम मेरे 125 करोड़ देशवासियों आपका सबका भला होगा, कैसी भला होगा भाई? वहां पर सभी पूंजीपति और सभी जो है सो क्या कहते हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं, अब कहेंगे तो कहेगा सब जातिवाद की राजनीति करता है, लेकिन वहां पर भी जातिवाद है, वहां पर भी मैं जातिवाद पूंजीवाद इस सबको बढ़ावा देते हुए देखा है। किसी भी दल में आज का जो समय है, आप जाकर तमाम उन सभी पार्टियों के आप पत्रकार हैं उसका फीलिंग जानिएगा ना, 90% युवा तो निगेटिव है ही राजनीति में, 90% युवा राजनीति में निगेटिव आज के डेट में हो चुका है। वो इसलिए हो चुका है कि उसे भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि आप कितनों ही काम कर लो, टिकट लेके 3 करोड़ में फलना बाबू भी आएंगे जिनके पिताजी फलना थे, जिनके पिताजी फलना MP थे, मंत्री थे, संतरी थे, उसका बेटा, उसका बहू, उसका सब, वो जिसके पास पैसा, आप प्रत्येक 5 साल तक आप काम करते रह जाइए पार्टी संगठन के लिए और पता चलेगा रात में फलना जी टिकट लेके आ गए हैं इतना करोड़ में। ये है समस्या, ये समस्या अभी राजनीति का है। जो आप तो हम इस चीज को अलग कर दिए कि नहीं भाई हम इंडिपेंडेंट थे। दिग्विजय बाबू, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो मैं किसी पार्टी के साये की तरह नहीं लड़ा था, पार्टी का सिंबल मुझे नहीं मिला था तीसरा स्थान लेने के लिए, मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर झंझारपुर के तमाम युवाओं ने, तमाम समर्थकों ने, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और मैं पुनः वहीं लौटा हूं, मैं पुनः वहीं लौटा हूं। मैं अपनी कहीं ना कहीं शक्ति को, अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं कम आंकने की कोशिश की, पार्टी में जाकर मैं अपने आप को बंधता हुआ नजर आया, मेरी शक्तियों को देखा कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे खूंटा में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बांधना पसंद नहीं करता हूं, मैं बस इंडिपेंडेंट, हाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पार्टी से किसी से नहीं, अभी मेरा फिलहाल जो आप कहिएगा, जो हम देख रहे हैं सभी पार्टियों का कमोबेश स्थिति जो है वो बराबर ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कोई कम बड़ा चोर है और कोई छोटा सा चोर है, कोई डकैत है तो कोई चोर है, भ्रष्टाचारी तो तमाम सब हर जगह वही सब चीज है। वैसे एक पत्रकार एक बेहतर राजनेता होता है, एक बेहतर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मेकर भी होता है, एडवाइस भी आपको बढ़िया देगा। जितने भी युवा हैं, जो भी हैं, पार्टी बदलने से किसी का नेचर या उसका फ्यूचर डिपेंड नहीं होता है। जितनी भी पार्टियां हैं सब किसी न किसी दल से जो है अलग होके ही आई है। बीजेपी में कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे दल से इसमें आते हैं, कितने कांग्रेस से बीजेपी में जाते हैं, कितने जनसंघ से जदयू निकला, ये निकला, फिर उसमें से वो निकला, अलग फलना चिलना इतना होता गया। तो पार्टी मेरे ख्याल से एक नेता के लिए वस्त्र होता है, और आजकल के नेता पार्टी का इस्तेमाल सिर्फ चमकने के लिए करते हैं। बीजेपी की का गोल्डन टाइम चल रहा है तो चलो इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, हमारा भी गोल्डन टाइम आ जाएगा। और ये होता भी है, सही बोला इन्होंने कि अगर पार्टी के साथ आप रहिएगा तो जैसे अभी कोई पार्टी जीती हुई है उसमें आप रहिएगा तो कुछ बेनिफिट मिलता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर वही है कि अगर वो उसका जब गलत समय भी आएगा तो आपके साथ भी गलत ही होगा। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने व्यक्तित्व पर, अपने छवि पर ध्यान दीजिए ताकि आपको किसी पार्टी की ज़रूरत ही ना पड़े। आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप निर्दलीय भी जो है किसी दल से मतलब बढ़िया। किसी एक नेता ने ही मुझे कहा था कि सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। शायद उनको बहुत अनुभव था तभी उन्होंने ये नारा मुझे बताया था। और दूसरी बात, आपने कहा कि मैं सभी के पास जाता हूँ, तो ये नहीं है। सभी के पास मैं कैसे चला जाऊंगा? अब मान लीजिए कोई 50 वाट का बल्ब है, 100 वाट का एनर्जी मैं उसमें डालता हूँ तो फ्यूज कर जाएगा। मैं उस तरह का नहीं हूँ कि मैं वो 50 वाट वाले नेताओं के पास अगर जाने लगूँ तो फ्यूज कर जाएंगे, मेरे प्रश्नों का ना उत्तर दे पाएंगे वो, और उनसे ज़्यादा अनुभव तो मैं लेके बैठा हूँ तो मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो मुझसे जो शेर हैं, जिनको मैं मानता हूँ कि नहीं हाँ इनसे मुझे सीखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे लोगों के पास जाता हूँ। भले वो जीत हार मुझे नहीं पता कि वो किसी पद पर है नहीं है, लेकिन उनमें कुछ अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा वैसा तो हाथ का मैल है, कब चला जाएगा कोई पता ही नहीं चलेगा, रातों रात में ये फिसल जाता है हाथ से। लेकिन एक्सपीरियंस, ज्ञान, ये जीवन भर रहता है। आज ये नहीं भी जीते हैं तो क्या हुआ, लेकिन इनके पास जो वो चीज़ है वो तो है ना इनके पास। अगला पॉइंट सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी भारत में
किसान बिल का काफ़ी विरोध चल रहा है और देश दो ही लोगों पे टिका है, एक देश का जवान, दूसरा देश का किसान। जवान ठीक ठाक है, जोश में है, और किसान जो हैं सो बहुत दुखद स्थिति में है। बिहार के किसानों को पता ही नहीं है कि वो क्या हो रहा है। आज जितने भी जीते हुए विधायक हैं बीजेपी के या जेडीयू के, वो सब किसान सम्मान समारोह करवा रहे हैं बिहार में, ताकि बिहार के जो किसान हैं वो आंदोलन में न चले जाएं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ के किसानों में उतना हिम्मत नहीं है कि वो कहीं पे आंदोलन करेगा, और उसको पता भी नहीं कि कृषि बिल हो रहा है, कहीं पे विरोध हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो उसको आप पाक दुपट्टा पहनाते रहिए, और वैसे भी वो किसान है ही नहीं, तो वो विरोध क्या करेंगे। वो जो सम्मान समारोह में आते हैं ना, उसमें से ज़्यादा कार्यकर्ता ही आते होंगे आपके, किसान कोई नहीं रहता है। विपिन जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कृषि बिल पे क्या सोचते हैं, विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? निजी विचार बताइए। देखिए, जहाँ तक किसान बिल का सवाल है, अभी देश में व्यापक रूप से तकरीबन महीना दिन के लगभग हो गया है, अब लगभग महीना दिन के लगभग हो गया है कि किसान धरने पर बैठा है, आंदोलन कर रहा है इस बिल के खिलाफ। आखिर इस बिल में है क्या? जो किसान वहाँ पर बैठा है, अन्नदाता नाराज चल रहे हैं भारत सरकार से। सरकार ऐसा क्या कुछ करना चाहता है, देश के भरण पोषण करने वाले उनके हक के विरुद्ध फैसला लेने वाले हैं या ले लिए हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, और आप बताए हैं कि बिहार में जो समर्थित पार्टी है, जो किसान बिल के समर्थन में जिसको जो सरकार लाई है, इसका सरकार अभी एनडीए का बिहार में है, वो लोग जगह जगह जाकर जनता के बीच में जाके किसानों को सम्मानित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये आपके समर्थन में है। दो चीज़ें मैं स्पष्ट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ किसान के बारे में। जो इस बिल में कुछ है ऐसा चीज़ जो कि इसके कृषि मंत्री जो बताया गया है, लेटर जो लिखा है 7 पन्नों का या कुछ 10 पन्नों का जो दिया है भारत के किसानों के ऊपर, जो अपना दिए हैं कि आप इसमें देख लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब केंद्र सरकार का ये कहना है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है। जो विपक्ष है ये किसान को एक मोहरा की तरह इस्तेमाल करके और राजनीति करना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसान का अहित हो। विपक्ष ये कहता है कि किसान का जमीन छीन लिया जाएगा। ये बिल पास होते ही उनका जमीन पर उनका अपना जो है आधिपत्य नहीं रह जाएगा, उनका हुकूमत नहीं रहेगा। सरकार अपने अंदर में ले लेगी और उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे कि निजीकरण करवा देगी जमीन का भी किसी उद्योगपति अडानी अंबानी के हाथों, जैसे कि रेलवे का और भी चीज़ों का जो मतलब जैसे जैसे किया गया है, वही पेट्रोलियम का, हवाई अड्डा का, ये सब जो किया गया है वैसे ही ज़मीन का भी करवा दिया जाएगा। ऐसा कहना है विपक्ष का। और किसान का जहाँ तक सवाल है तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैं किसान के साथ नहीं हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और 75% कृषि पर आधारित है हमारा देश। तो इतना बड़ा जिस देश में किसानों की आबादी हो, वहाँ पर 3 स्टेट, आपके भारत में कितने राज्य हैं? 29 से ऊपर राज्य हैं। और वहाँ पर अगर 3 स्टेट में पंजाब फर्स्ट, दूसरा हरियाणा और तीसरा यूपी, उसमें भी यूपी का पश्चिमी यूपी, पूरा यूपी नहीं, तो 3 स्टेट के लोग आपने यही, अच्छा आप खुद बोले हैं जो बिहार के किसानों को पता ही नहीं है कि साला क्या हो रहा है। मतलब हमें जाना है वहाँ पर, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है, किसान के लिए लड़ना है, मरना है, क्या करना है। मतलब उस प्रोटेस्ट को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये राजनेताओं के द्वारा ही सुनियोजित होता तो अब तक ये हट गया रहता, क्योंकि 1 महीना से चल रही है ये प्रोटेस्ट। हाँ, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा भी चीज है
जिस भीड़ से ये आवाज आए उस प्रोटेस्ट से कि जैसे इंदिरा को मार दिए थे वैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ठोक देंगे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं अगर अच्छे के लिए ही ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो उस चीज को बदनाम किया जा रहा है। उस प्रोटेस्ट के, किसान के प्रोटेस्ट को ऐसे कुछ अराजक तत्व जाकर उनको क्या कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस पर यही राय रखेंगे कि हमने कृषि मंत्री तोमर है ना, उसका भी हमने ये पढ़ा है, उसका ये लेटर, हाँ, उसमें ऐसा भी बहुत कुछ नहीं है कि किसान का पूरा जो है इसमें ये कर लिया जाएगा। आपकी सहमति से ली जाएगी, आपसे सहमति से जमीन ली जाएगी और आप अगर देंगे तो आपको पैसा देगा। अब जमीन है, 1 बीघा जमीन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमीन पड़ा ही रह जाता है, उसका खेती बाड़ी का उपयोग नहीं हो पाता है, और उनको जो है सो मान लीजिए कि पैसा भी नहीं मिलता है, जमीन पड़ा का पड़ा रहता है, उसको अगर मान लीजिए सरकार 10,000 हुआ 40,000 उसको देगा, उसको अपना उपयोग करेगा, वो भूमि को अपना जो ये सब चीज करेगा। तो जिसको देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका छीन लिया जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। हाँ, सरकार की फेल्योरेंस ये है, उसकी जो डिमेरिट ये है कि वो किसानों को विश्वास नहीं दिला पाया है, उनको मतलब पारदर्शी तरीका से ये नहीं बतला पाया है कि आखिरकार हम आपके हितों में फैसला लिए हैं, किसान क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है। अब भारत सरकार का ये कमियां है, मैं बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार की ये कमी है कि ये जब फैसला कोई भी लेते हैं तो उनको समझाने के लिए उसे राष्ट्रीय स्तर पर उनके पार्टी के द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम करवाना पड़ता है, जैसे कि बिहार में हो रहा है। ये क्या नौटंकी है भाई, ये आप कार्यक्रम लगा के रख दिए हो कि अब जनता कार्य का मतलब किसानों को समझाओ, पास करवाओ। हाँ, इसके पीछे एक और लॉजिक है जो कि भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं कि इसमें विपक्षियों और खास करके एनआरसी और सीएए के जो विरोधी लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि इस पर सरकार बैकफुट पे आए। जो जनवरी से 2021 जो आने जा रहा है उस पर यह भारत सरकार पूरे संपूर्ण देश में सीए और एनआरसी लागू करने जा रहा है और 100% कर देगा लागू। इनका जो अपना पूरा तैयारी हो चुका है, तो वो चाहता है कि इनको हम वहां तक ले जाएं। और कहीं ना कहीं इस दोनों चीज़ों को जोड़ के देखते हैं तो भी फिलहाल मेरा जो आप कहिएगा व्यक्तिगत इस पर राय रखने के लिए दिग्विजय भाई, तो मैं रखने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि 80% किसान घर में बैठा हुआ है, 20% किसान उस प्रोटेस्ट में हिस्सा है। किसान की बात को नज़रअंदाज कोई भी सत्ता शासन कर दे, ऐसा संभव नहीं है। इस देश की बाहुल्यता है किसान अगर विरोध पे उतर जाए सभी तो हालत खराब हो जाएगी किसी भी सरकार की। तो किसान भी कहाँ सपोर्ट कर रहा है इसको। मैं तो कह रहा हूँ, आप तो स्वयं कहे हैं कि बिहार का किसान सो रहा है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ के किसान समृद्ध नहीं है, तो यही बात है। तो आप रखना ही नहीं चाहते हैं इस पर जो फिलहाल की स्थिति है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि किसान के साथ किसी भी तरह का ठगी अगर होगा तो इस पर किया जाएगा। इसके किसान के साथ पूरा देश है और देश के किसान के साथ गद्दारी करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। ये जो तो सही बात है। अगर 2-3 चीज़ों से जोड़ देते हैं एनआरसी, सीए और इसको, तो फिर तीसरा ही कुछ कंक्लूज़न निकलता है। और अगर मान लीजिए कृषि बिल पास हो ही गया है और आने वाले समय में इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट किसानों को होगा, तो सरकार बदलने में कितना टाइम लगता है, एक रात का समय चाहिए। चुनाव के पहले वाला दिन सब मूड बनाते हैं और बदल देते हैं। जो नई सरकार आएगी वो फिर जो चीज़ इन्होंने बदला है फिर वो चीज़ वो सुधारेंगे। यही होता है राजनीति में। आप जो काम किए हैं गलती, उसको अगला सुधारेगा, या आपने जो सही किया उसको अगला गलत ही कर देगा, बोलेगा नहीं ये सब गलत है, अब हम नया सिरा से शुरुआत करेंगे। यही होता है। नाम बदल दो, काम बदल दो, सब कुछ बदल दो। इस इंटरव्यू के दरमियान हमने हमारे राजनीतिक वातावरण के बारे में बातचीत की। एक मध्यम वर्गीय युवा का राजनीतिक करियर कैसे सक्सेस होगा उस पर मैंने बातचीत की। एक युवा को पॉलिटिक्स में कैसे आया जाए, किसी का शिकार ना बना जाए, बहुत से मुद्दों पर मैंने इनसे बातचीत की। इनकी भी जो आगे की स्ट्रेटजी है उस पर भी मैंने बातचीत की। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में मेरे ख्याल से आप लोगों की ओर से जो कुछ आप पूछना चाहते हैं मैंने सब ट्राई किया है। मैंने अपना 100% दिया है। मतलब फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी लोगों से।
और आप नीचे कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहला मुलाकात है, होता रहेगा और छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आगे भी होगी। लास्ट में सर आप से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे मधुबनी टीवी के व्यूअर्स को और आपके जो समर्थक हैं उन सभी से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो कह दीजिए। मैं आपके मधुबनी टीवी पे अब जाते जाते इस इंटरेस्टेड इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। तो तमाम चाहने वालों, साथियों को, नौजवानों को मैं नववर्ष की जो आने वाला है तो नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।